इस क्लास में हम आपको बताते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। तो हम इसमें फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, कभी इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ भी पूछ ले या फैराडे लॉ, दोनों सेम होते हैं। वैसे तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे, उन्हीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ है क्या? तो इसको समझाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला हमारा एनोड होता है, और एक पे क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ये एनोड होता है और ये कैथोड। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो जब आप इसमें करंट पास करते हो ना, जब इस सॉल्यूशन में आप करंट पास करते हो तो एक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक नेगेटिव आयन होते हैं। तो नेगेटिव आयन एनोड की प्रति अट्रैक्ट होते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड के, और पॉजिटिव आयन कैथोड पे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई मैं कितना करंट पास करूँ, तो इन इलेक्ट्रोड पे हमें कैसे पता चलेगा कितना मास डिपॉजिट हुआ है। जो हमारे ये इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे कितना मास डिपॉजिट होता है। तो ये इसमें फैराडे लॉ ने बताए थे इस फर्स्ट लॉ में कि कितना मास डिपॉजिट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो फैराडे की हेल्प से हम ये डिफाइन करते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करते हैं तो कोई से भी एनी इलेक्ट्रोड पे या कोई भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे मास डिपॉजिट होगा? तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस किया होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी यही होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल पे लो रिएक्टिव मेटल को की लेयर लगाना, तो उस पर मास ही डिपॉजिट होता है। लेयर लगाते हैं तो उसका कुछ तो मास डिपॉजिट होगा। तो उसी चीज़ को हम बताते हैं फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? तो फर्स्ट लॉ ने कहा जितना आप इसमें चार्ज पास करोगे, जितना इस सेल में आप चार्ज पास करोगे इन इलेक्ट्रोड पे, उतना ही मास डिपॉजिट होता है। इन इलेक्ट्रोड पे उतना ही मास डिपॉजिट होता है जितना आप इसमें चार्ज पास करोगे। और आपको चार्ज भी पता होता है क्या होता है, ये भी बताएंगे। तो फैराडे ने कहा कि जितना आप इसमें चार्ज पास करोगे, क्या होता है हमारा चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पे कितना मास डिपॉजिट होगा। जितना आप चार्ज पास करोगे उतना ही उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस या अमाउंट, ये कैसे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। कितना चार्ज आपने पास किया है सर्किट में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप इसमें चार्ज पास करोगे उतना ही आपके ऊपर इस पे इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा। मान लो आपने जितना चार्ज पास किया उतना इन पे मास डिपॉजिट होगा। तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पर जड़ आ जाता है। जड़ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जड़ क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर जड़ हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, चार्ज क्या होता है, I इंटू में T। I का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम। एम्पियर को A में लेंगे, जो करंट होगा इसको एम्पियर में लेंगे, और टाइम को लेंगे सेकंड में। टाइम को हम किस में लेंगे, सेकंड में। तो कितने एम्पियर करंट कितने टाइम तक हमने पास किया, वही हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू में I इंटू में T। सॉरी, अब जड़ आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जड़ आएगा। जड़ क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। एक केस में ऐसा भी हो सकता है जब आपका करंट 1 एम्पियर हो और 1 सेकंड, जब आप किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करते हो, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो
मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे उसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इससे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ने। फिर आया सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने क्या कहा, इसने एक नया वो दिया हमारे पास थ्योरी। इसने कहा कि आप दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लो। इसने कहा कि आप दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लो। इसने क्या कहा, आप दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लो और उनमें सेम अमाउंट में करंट पास करो, उसमें सेम अमाउंट में करंट को पास करो, ये कहा इसने। तो ये कह रहा है कि भाई आपने इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों में डिफरेंट ले लिया, आप लोगों ने, इसने कहा कि आपने दो अलग अलग बिकर में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो इससे उसने क्या एक्सप्लेन किया, तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने ये कहा द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक solution in connected series. The mass deposit of electrode is directly proportional to equivalent weight of electrode. ये कह रहा है कि हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसमें सेम अमाउंट करंट पास की, सेम अमाउंट हमने क्या किया, उसमें करंट पास किया। जब सेम अमाउंट में हमने इसमें करंट पास किया तो जो मास डिपॉजिट होगा इन इलेक्ट्रोड पे, वो मास डिपॉजिट होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। जो इलेक्ट्रोड डिप है उन इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल ही मास डिपॉजिट होगा। जैसे हमने कहा भाई ये वाला तो हमने ले लिया AgNO3 ले लिया, ये वाला हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, बस दोनों हमारे पास क्या है, अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें Ag इलेक्ट्रोड होंगे, इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड होंगे, तो जो मास डिपॉजिट होगा ना उन इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो हम जैसे लिख देते हैं मास डिपॉजिट या लिबरेट ऑफ Ag अपॉन में मास डिपॉजिट कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर आप सेम अमाउंट में करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में जो सीरीज में कनेक्ट है उनमें करंट पास करते हो तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर मास उतना ही डिपॉजिट होगा जितना उन इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट वेट है। तो ये बताया था हमारे पास इसमें सेकंड लॉ फैराडे ने, या सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो आपको पता होना चाहिए भाई, जब आप इसमें पास करते हो तो उसमें जो सर्किट में मूवमेंट करते इलेक्ट्रॉन, इस सर्किट में क्या मूवमेंट करते इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमें इसके अकॉर्डिंग चलते हुए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो सोच के देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो जो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इतने मोल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 फैराडे से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 फैराडे से। सी क्या होता है, कूलम, जो चार्ज की यूनिट होती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये वैल्यू आई कहाँ से, क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। जो चार्ज होता है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, जो चार्ज होता है वो क्यू इक्वल टू होता है एन एफ। एफ का मतलब है फैराडे और एफ का मतलब नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम एक फैराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको मतलब पता है कि एक फैराडे का मतलब ये होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है टोटल चार्ज क्या होता है। इसको आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आप कभी सोचो भाई यहाँ पर स्मॉल क्यू लिख दिया, वहाँ पर डिफरेंट लिख दिया। तो एन का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल के रूप में,
दूसरा इसमें यूज होता है, हमारे पास एक होता है इक्विवेलेंट वेट। हमारे पास होता है एक इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? जिस भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो उसका मोलिकुलर मास को उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, या उसने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया उससे डिवाइड कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, जैसे कॉपर है, इसके ऊपर +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये कॉपर बन गया, तो ये तो इसके ऊपर चार्ज हो गया। तो मैं इसका कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इसका मास होता है, इसका मोलर मास होते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हो, एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास होता है 63.5 और इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है तो उससे डिवाइड कर देंगे। हमें प्लस लेने की कोई जरूरत नहीं, तो ये इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब देखो आपने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, तो डिस्कस करने पर आपने देखा भाई इस पॉइंट में जो फैराडे था उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो चार्ज पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो उसके ऊपर कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसमें इसी टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राई कर लिया, और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W तो आपको पता है मास डिपॉजिट, W तो पता है आपको मास डिपॉजिट। E होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इनटू में हमारे पास होता है क्या होता है चार्ज, और अपॉन में होता है हमारे पास 96500 C। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा अगर हम कितना करंट पास करेंगे। तो इसके हेल्प से हम ये पॉइंट सोल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम इजीली किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड इफ करंट 3 एम्पियर इज पास थ्रू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 15 मिनट। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड रखा है, इसमें हम करंट पास करते 3 एम्पियर और 15 मिनट तक। तो ये कह रहा है कि इस कैथोड पे कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। तो हम दो टाइप से कर सकते हैं, कॉपर है तो इस फॉर्म में होगा तो ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले इसके ऊपर अटैच होंगे। दोनों तरीके बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और नॉर्मल। जैसे भाई फॉर्मूला तो भूल भी जाओ तो ये नहीं बोलना चाहिए। तो आपने देखा जैसे कॉपर पे 2 पॉजिटिव था, इसके ऊपर जाते ही वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मैंने आपको पिछले इलेक्ट्रोलाइटिक टॉपिक में बताया था। वो न्यूट्रल कैसे हो गया, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब आपको ये देखो एटॉमिक मास ये आपको गिवन रहेंगे। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 363 ग्राम पर मोल। मतलब जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो इसके ऊपर इतना मास डिपॉजिट होगा 1 मोल के अकॉर्डिंग। और 2e का मतलब हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2f चार्ज। जब आप 2 फैराडे चार्ज इसमें पास करते हो तो इतना मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे। ध्यान से सुनो, जब आप 2 फैराडे चार्ज इसमें पास करते हो, 2 फैराडे इसमें चार्ज पास करते हो तो उसके ऊपर इतना मास डिपॉजिट होगा कॉपर पे। देख लो आप देख लो भाई, इक्वेशन का अकॉर्डिंग ही बन रहा है हमारे पास। भाई आप इतना चार्ज पास करोगे तो इतना, क्योंकि तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 मोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको फॉर्मूले में बता चुका हूँ। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1f, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2f। बट वो तो कह रहा है कि मेरे पास इसमें करंट पास किया 3 एम्पियर और 15 मिनट तक पास किया। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, नहीं क्या निकालेंगे तो क्या आएगा I इंटू में टी। I कितना है 3, टी कितना है 15, मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो ये आएगा 45 इंटू में 60। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। हमारे पास ये आ जाएगा इतने कूलम्ब चार्ज। मतलब हमने तो इस सर्किट में
इतने कूलम्ब चार्ज ही पास किया है, 2700 कूलम्ब चार्ज। और जबकि अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमारे पास इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, सही। तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तब हम कहेंगे जब हम 2F चार्ज पास करते तो इसके ऊपर मास डिपॉजिट 63.5, तो 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे कितना होगा 63.5। बट हमारे पास है कितना चार्ज, इतना चार्ज है, तो इतना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 कूलम्ब। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 63.5, 2 को फैराडे हटाएंगे तो 96500 27 डिग्री कूलम्ब। तो ये कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब इसको पूरे के सोल्व करोगे तो आपके पास सोल्व होकर आएगा 0.88 ग्राम। मतलब इतना चार्ज पास करोगे तो उस कॉपर पे कैथोड पे इतना मास डिपॉजिट होगा। तो ये तो रहा हमारे पास एक थ्योरेटिकल। पे फॉर्मूला का भी यूज कर लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या था, W इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू में क्यू अपॉन में 96500 C। अब हमें तो वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट का ऊपर का कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास होता, एटॉमिक मास होता है ये, चार्ज कितना था 2, इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट दिया हमने इस पे 2 इंटू 96500 और चार्ज आपको आया पता है। अब बताओ वही इक्वेशन बनी है नहीं, तो इसके हेल्प से आप इजीली इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर। बस थोड़ा सा आपको जनरल साइंस भी थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। नहीं फॉर्मूला तो आपके पास है जिसको आप इजीली यूज़ करके आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो।